बट आपको नहीं लगता मेडिकल साइंस जितनी भी मतलब आगे बढ़ जाए बट वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रही है कुदरत से? जो आप आईवीएफ से बच्चा करते हो वो हेल्दी होता है? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे लोग छुपाते क्यों है आईवीएफ का बच्चा? हमारे को जिन चीज़ों से डर लगता है वो ये है कि सब कुछ करने के बावजूद, सारे पैसे खर्चने के बावजूद भी इसमें 100% चांसेस हैं। बट गाड़ी की बात करें तो गाड़ी हमें पता है अच्छी कंपनी में जाए तो गाड़ी अच्छी मिलेगी, बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, 50 इयर्स के बाद जब लेडी बच्चा पैदा करती है तो उसकी लाइफ को रिस्क होता है। कुदरत जो है वो मेल के ऊपर मेहरबान है। ठीक है कि मेल के जो स्पर्म्स है ना वो मिलियंस में होते हैं। तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी है लुइस ब्राउन, वो जो है ये 1978 टू 80 के बीच में जो है बर्थ ऑफ फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था। इससे पहले 8-10 साल की रिसर्च लगी थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो हार्ट एक है या इसमें जो सबसे बड़ा जो हमारे को जिन चीज़ों से डर लगता है वो ये है कि सब कुछ करने के बावजूद नमस्कार, मैं अंगद प्रीत आपका दुआबा टॉक पे स्वागत करता हूँ। आजकल के समय में लोग बहुत सारी दिक्कतों से परेशान रहते हैं। कुछ दिक्कतें तो ऐसी होती हैं जिनमें लोग लगता है कि शायद कभी इनका हल नहीं मिल सकता। पर जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो दिक्कत आज की नहीं, बहुत पुरानी है। इसे लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग बांझपन कहते हैं, कुछ नापुंसकता कहते हैं और कुछ का अलग नज़रिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। हम जिससे आज बात करने जा रहे हैं वो आईवीएफ के एक्सपर्ट हैं और पिछले काफ़ी सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनदीप कौर मैम। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार मैम, आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए? देखो, मैं 2008 से प्रैक्टिस कर रही हूँ ऐसे तो, पर मैं जो हार्डकोर जैसे सिर्फ इनफर्टिलिटी का जो काम है वो मैं 2014 से जलंधर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैम, 2008 से आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है। मैम, तब आईवीएफ का इतना स्कोप होता था? मतलब लोग सोचते थे कि इस फील्ड में भी स्पेशलिस्ट बनेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आईवीएफ के स्पेशलिस्ट तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और आईवीएफ काफ़ी डेवलप्ड साइंस है। बट मैंने पहले नहीं सोचा था। मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैंने गायनी में एमडी करी है। तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड सी ब्रांच है, इसमें बहुत मतलब आपके पास कम परसेंटेज लोग ही इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं। वैसे तो हमारी कंट्री जो है वो ओवर पॉपुलेशन से फाइट कर रही है। 90% लोगों को तो इनफर्टिलिटी होती नहीं है। सिर्फ 10% ही लोग हैं जो जिनको आप केटर करते हो। तो ऐसा हुआ था कि मैंने जब एमडी कर ली थी उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, मगर गवर्नमेंट जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि हम उतनी अच्छी सर्विस डिलीवरी नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस थी उसके बाद आगे और पढ़ने या स्पेशलाइज करने के लिए। एक लैप्रोस्कोपी होती है, एक फीटल मेडिसिन होती है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के अल्ट्रासाउंड होते हैं, और एक इनफर्टिलिटी होती है। ये सबसे मुश्किल होती है मिलनी। इनफर्टिलिटी में थोड़ी ज़्यादा डिमांड है। तो जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो फिर इसलिए मैंने और 2 साल का एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम किया। मतलब मैम, जो आईवीएफ है बेसिकली ये कैसे शुरू हुआ था? मतलब लोगों को पहले तो हम देखते थे ना कि लोग बोलते थे कि बांझपन है, इससे शादी मत कर, या शादी कर ली है तो इसको छोड़ दे, कोई और कर ले। ठीक है, तब इतना लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी या मेडिकल साइंस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी। पर अब जैसे हम टाइम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस पहुंच चुकी है। बट ये आईवीएफ ये कहाँ से आया था? मतलब कैसे डेवलप हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी है लुइस ब्राउन, वो जो है ये 1978 टू 80 के बीच में जो है बर्थ ऑफ फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था। इससे पहले 8-10 साल या 15 साल की रिसर्च लगी थी। तो 2 डॉक्टर थे, एक जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे और एक जो सर्जन थे। वो दोनों ने मिलके ऐसे सोचा। पर आईवीएफ जब शुरू में होता था तब उन्हीं लोगों के लिए होता था जिनकी ट्यूबें बंद होती थी, क्योंकि ट्यूबें बंद होना इन्फेक्शन से रिलेटेड है, और इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी पहले। अब जो है और टाइप की डिजीजेज ज़्यादा आ गई हैं, इन्फेक्शन कम होती जा रही है क्योंकि लोगों का खाना पीना अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, हम गंदगी में नहीं रह रहे। तो पहले ट्यूबें बहुत बंद होती थी। तो ट्यूबें बंद होने का सोल्यूशन उन्होंने सोचा कि हम ट्यूबों को बाईपास कर दें और हम एग ले लें
और स्पर्म ले ले, बेबी बनाकर यूट्रस में रख दें। तो शुरू में जो है काफ़ी साल तो एक्सपेरिमेंट ही चलता रहा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट होता रहा कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है, इसमें एक तो ये साइंस होगी कि लॉजिकल साइंस की लॉजिक है, मगर इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आदमी का बच्चा बाहर कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो जाए, उसके एथिकल लीगल क्या कंसर्न्स हैं। तो ये सारी जो है ये काफ़ी सालों तक चलती रही जद्दोजहद। फिर उसके बाद इन्होंने जब धीरे धीरे, अभी भी बहुत साइंस डेवलप हो रही है, फिर धीरे धीरे जो है ट्यूबल फैक्टर के अलावा जो है मेल फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो इनफर्टिलिटी एक बहुत डेवलप्ड साइंस है। और पहले हमारे कल्चर कंडीशंस ऐसे होते थे कि हमने एम्ब्रियोज बाहर ग्रो ही नहीं किए, या अब हम 5-5 दिन तक बाहर एम्ब्रियोज ग्रो कर लेते हैं। और अच्छी लैब्स में एम्ब्रियो का ग्रो ना करना लैब के कारण अब नहीं होता, वो सिर्फ पेशेंट के फैक्टर्स के कारण होता है। तो धीरे धीरे साइंस ने बड़ी तरक्की की है कि 1 दिन के एम्ब्रियो को कैसे कल्चर कंडीशंस चाहिए, 5 दिन के। तो ये जो है इट हैज़ इवॉल्व ओवर मैनी ईयर्स। मतलब 80s में लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि 100 ट्रांसफ़र करते थे, एक पेशेंट प्रेग्नेंट होता था। जब मैंने भी अपनी एजुकेशन ली, क्योंकि इसमें हर रोज़ नई नई रिसर्च हो रही है, तो जब मैंने भी अपनी एजुकेशन ली 12-14 में, तब कुछ चीज़ें थी जैसे पेट में पानी भर जाता था, बिल्कुल नहीं भरता। अब लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि इसको अगर हो जाए तो ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि तब हर आए दिन ही पेट में पानी भरा रहता था, लोग आईसीयू में दाखिल हो जाते थे। तो धीरे धीरे इट हैज़ इवॉल्व। बट ये है कि अगर मान लीजिए 80-90% लोग जो हैं वो ये सफ़र नहीं करते इस प्रॉब्लम से, 10-15-20% सफ़र करते हैं। अब आजकल और प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहते, लोगों के पास टाइम नहीं है ट्राई करने का। तो ये जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है, हस्बैंड बाहर रहता है, वाइफ इंडिया में रहती है, फौजी अलग रहता है। तो ये जो है चीज़ें चेंज होती जा रही हैं विद टाइम, नए टाइप के इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स निकलते जा रहे हैं। बट आपको नहीं लगता मेडिकल साइंस जितनी भी मतलब आगे बढ़ जाए, बट वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रही है कुदरत से? बिकॉज जो आप आईवीएफ से बच्चा करते हो वो हेल्दी होता है? हेल्दी होता है। उसमें देखो ऐसे है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप के कोई फ्रेंड हैं, उन्होंने आईवीएफ से बेबी कराया है जी। वो उनके बच्चा है जी। क्या आपने कभी देखा है कि आप उनके घर जाओ और वो कहें जी ऐसा बच्चा आईवीएफ नाल होया? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे लोग छुपाते क्यों है आईवीएफ का बच्चा? हाँ, तो आप इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं जनरल, जो गांव में या पिंडों में, जैसे आप देखो कि मेरे पास पेशेंट आता है आईवीएफ कराता है फॉरेन कंट्री से, एनआरआई, उसका जो कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली होता है जो पिंड में रह रहा होता है, बाहर का पेशेंट उसको बता देता है कि मैंने आईवीएफ कराया है और आईवीएफ के लिए तू इस मैडम को जाके मिल ले। मगर विलेज में 2 दोस्त होंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि आईवीएफ सेंटर में ये हमारे एग या स्पर्म बदल देंगे, दूसरे के यूज़ कर लेंगे। अगर हम बताएंगे तो कोई इस चीज़ को लेकर सोचे ना कि ये बदला हुआ बच्चा है, आपका अपना नहीं है। तो जो गांव में ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हैं, शक्ल नहीं मिलती या डिटो तो कोई भी नहीं होता, तो लोग जो है इसको ऐसे मान लेते हैं कि अगर हम बताएंगे तो लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे कि ये कहीं दूसरे का बच्चा तो नहीं है। कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत भी होती है कि एग चेंज करने की या स्पर्म चेंज करने की, वो और ज़्यादा अपने दिमाग में। तो ज़्यादातर जो है अगर आप देखो जनरल पब्लिक में, वो लोग ही सिर्फ आईवीएफ के बारे में बताते हैं कि मैंने आईवीएफ किया है या आईवीएफ जो है वो मेरा कामयाब नहीं हुआ। जिनके आईवीएफ फेल हुए होते हैं, जिनके सक्सेसफुल हुए होते हैं, जिनके बच्चे हुए होते हैं, वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि बच्चे के दिमाग पे भी वो सोचते हैं असर हो सकता है कि लोग इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ जो एजुकेटेड है या कहीं बाहर बोर से आया हुआ है वो अलग तरीके से सोचता है कि हाँ प्रॉब्लम है, हमने उसको सॉल्व कर लिया। धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब लोग हेल्प भी कर देते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं कि मैंने भी आईवीएफ कराया। पर ज़्यादातर मेरे को जो दूसरा पेशेंट भेजते हैं वो बोल के भेजते हैं कि मैडम तुसी बताना मत आप कि हमने। अच्छा, लोग छुपाते भी कि हम भेज रहे हैं। हाँ, आप बताना हमारा दवाई से हो गया। हाँ, इनको आप देख लोगे इनका। तो जो आपके पास आते हैं लोग वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं? मतलब कभी ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट आया है और उसके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस है, बिकॉज आईवीएफ एक अभी के टाइम पे लोगों के लिए इतनी मतलब डाइजेस्ट वाली चीज नहीं है कि इजीली लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे कि आईवीएफ है क्यों। कभी कभी ये देखो डरे सहमे का ऐसे होता है कि मेरे से जब पेशेंट पूछते हैं कि मैम इस चीज़ में सबसे बड़ा डर क्या है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो हार्ट एक है, या इसमें जो सबसे बड़ा जो हमारे को जिन चीज़ों से डर लगता है वो ये है कि सब कुछ करने के बावजूद, सारे पैसे खर्चने के बावजूद भी इसमें 100% चांसेस नहीं है। बेसिकली बीज है ना, तो बीज को आपने जमीन में डालना है।
ना तो आप जमीन की गारंटी ले सकते हो, ना आप बीज की गारंटी ले सकते हो। आप जो है कुदरत पे डिपेंडेंट हो कि बीज जो है वो ज़मीन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये नेचर डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, आप अपनी जान भी दे दो, 100% लगा दो, फिर भी इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 100% गारंटीड नहीं है। तो जो दिल में डर है वो डॉक्टर और पेशेंट को इस चीज़ का ज़्यादा होता है, होना चाहिए। जो प्रोसीजरल है वो देखो, क्योंकि 40 साल 50 साल से, अब मान लीजिए अगर मान लो 40 ईयर्स से आईवीएफ हो रहा है, तो पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड भी होता था, टीके टूके पहले ज़्यादा लगते थे, फिर धीरे धीरे ये बहुत सिंप्लीफाई भी हो गया है, पेशेंट फ्रेंडली भी हो गया है। और एंड आई थिंक उसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो वो तो हम अपने स्कूल में बच्चे की एडमिशन भी कराने जाए तो हम डर सकते हैं, सहम सकते हैं, है ना। पर हम काउंसलर को मिलते हैं, वो हमें समझाता है कि हाँ जी ऐसे होगा। तो वो तो हर एक प्रोफेशनल का जॉब है कि अपने पेशेंट को कैसे कंफर्टेबल बनाना है, उनको कैसे प्रोसीजर, मतलब आईवीएफ इतनी आसानी से करो कि आईवीएफ जब हो जाए तो पेशेंट कहे कि मैडम हो गया कि कुछ और भी होना है। सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात, मतलब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया सारा, तो वो जो है वो हमारा ही काम है, कोई भी काम है। कंफर्टेबल कर देते हाँ, हो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, हम सोचें कि हाँ गाड़ी की मशीनरी कैसे बनेगी, कैसे होगा, हमें पता है कि हम अच्छी कंपनी में जाएं, हम अच्छा डॉक्टर चूज करें, और हम फिर उसके बाद जो है हम उस पर टोटल फेथ करें। तो कोई भी चीज़ मुश्किल है, मगर अगर आप उसको अच्छे से करो और आप एक अच्छे क्वालिटी वर्क के पास जाओ तो आप उसको इजी बना सकते हो। बट गाड़ी की बात करें तो गाड़ी हमें पता है अच्छी कंपनी में जाए तो गाड़ी अच्छी मिलेगी, बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखो ज़्यादातर पेशेंट हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को थोड़े ज़्यादा चांस लग जाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट चांस किया, हमें कुछ मिला कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, समझ रहे हो। जैसे गाड़ी की भी बीच बीच में सर्विस होती है ना। तो हाँ, तो फिर इसलिए तो बीच में वो बताते हैं कि आप, हम ऐसा जुगाड़ लगाया है, आप करके देखो, अगर ये ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर ये पार्ट बदल देंगे, ऐसे कर देंगे। प्रॉब्लम फ्री तो ना ह्यूमन बीइंग्स है ना कोई मशीनरी है ना। तो एक आधा चांस एक्स्ट्रा लग सकता है, एक चांस में हमें समझ आ जाती है, अब ये है, थोड़ा बहुत हम हो सकता है हिट एंड ट्रायल भी करें, तो धीरे धीरे जो है हमें पता चलता रहता है कि अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है। तो पर जो पेशेंट घर से ऐसे सोच के आता है, तो मतलब हम जब व्हेन वी वर यंगर, मे बी आज से 5-7 साल पहले, हम जो है हम डरते थे, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिट है, जलंधर में इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, हमें लगता था कि पेशेंट आया आईवीएफ करवाने के लिए, हम इसको अगर कहेंगे कि ये फेल भी हो सकता है या इसमें गारंटी नहीं है तो हमारा पेशेंट भाग जाएगा, तो हमसे आईवीएफ नहीं कराएगा। तो हमारी काउंसलिंग बहुत चेंज हुई है ओवर पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे मैं पहले दिन फेलियर काउंसलिंग करती हूँ, मैं पहले दिन बोलती हूँ कि हाँ आईवीएफ कराओ, फेल भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहो, ताकि अगर 70-80% पेशेंट भी मान लीजिए हो जाते हैं, पेशेंट की उस केस पे डिपेंड करता है। मान लो आप 40 ईयर की लेडी है, ठीक है, उसकी शादी को 1 साल हुआ है, उसको आप समझाओ कि नहीं मैडम आपकी एज ज़्यादा है, आपके सक्सेस के चांसेस कम है, वो कहती नहीं जी मैडम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने स्कैन कराया, मेरे तो एग भी बिल्कुल ठीक बनते हैं, मेरे को तो है ही कुछ नहीं। पहली बात तो है कि ये समझना है ना कि आप 40 साल के हो, आप डॉक्टर के पास लेके क्या जा रहे हो, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी। 22-23 साल की लड़कियों को कहते हैं ना शादी करा लो, नहीं तो बाद में बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। जो 40 ईयर पे शादी करा लो, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसको हम कितना भी समझाएं, उसकी मेंटल डेवलपमेंट ऐसी होती है कि उसको लगता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप पहले दिन समझाओगे नहीं, काउंसिल नहीं करोगे, तो फिर दे विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू लेटर। तो हम जो है हम सक्सेस रेट इन्फ्लेट करके बिल्कुल नहीं बताते, है ना। हम पूरा रियलिस्टिक बताते हैं कि आप, ये आपका है केस, इतने % आपके चांस हैं। अगर आपको हम दूसरी ऑप्शंस भी दे देते हैं जिसमें ज़्यादा चांस है, आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, तो आप इसको चूज़ कर लो। तो अब इसमें फिर अगर काउंसलिंग का अगर रोल है, तभी हम डरते नहीं हैं, हमें ये नहीं लगता कि हम चांसेस होते हैं, हमें ये नहीं लगता कि हाँ पेशेंट के सक्सेस के चांसेस नहीं है, मगर फिर भी हम उनको बहुत प्राइड के साथ फेस करते हैं कि हमने इनको पहले सारी बात बताई हुई है, हमने सारा क्लियर किया है, पेशेंट ने ये रास्ता चूज किया है, इसमें कुछ इमरजेंसी तो है नहीं। मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था आज, तो मैंने एक चीज़ देखी, आपसे एक बहुत पॉपुलर कंटेंट जो बनाते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने भी आईवीएफ करवा रखा है, अरमान मलिक और पायल मलिक, आई थिंक वो 2 साल पहले आए होंगे आपके पास। सो मेरे को एक चीज़ जाननी है, जो उन्होंने आईवीएफ करवाया था, मतलब जो भी आईवीएफ से बच्चे होते हैं, इससे जो मतलब जो मैन होता है, जो उसमें कपल का मेल होता है, उसके जो एग्स होते हैं उसी से बच्चा होता है, या किसी और का बच्चा या किसी और के एग्स लाने पड़ते हैं फिर जाके आपको उसके बाद बच्चा होता है, या उस जो भी प्रोसीजर होता है आपका?
देखो वैसे तो लॉजिकली मुझे ये बातें आपके साथ करनी नहीं चाहिए, है ना। ओके। क्योंकि ये जो भी पेशेंट होता है उसकी पर्सनल हिस्ट्री होती है। ओके। क्या होता है वो तो हम उनके साथ एक क्लोज रूम में बात करते हैं, और उसके बारे में हम किसी के साथ भी कोई भी उस, डिस्क्लोज नहीं हाँ, करते उनके आप। कोई फैमिली मेम्बर्स आ जाएं, हम उनको इसके बारे में कोई बात नहीं करते। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो हम कपल से डिस्कस करेंगे, उनके साथ जो भी सलाह मशवरा करेंगे, वो जैसे कहेंगे हम वो करेंगे। ओके, रिसेंटली आपने भी शायद सुना होगा, पंजाब के एक बहुत मशहूर सिंगर हैं, तो उनके एक फादर ने भी, मदर फादर ने आईवीएफ करवाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आईवीएफ की कोई एज लिमिट है कि नहीं है? देखो 2021 में जी। जो एआरटी लॉ बना है 2021 में, जी। उसमें उन्होंने बोला है कि 50 ईयर्स से ज़्यादा जो है, जी। मेरे ऊपर भी एक मेरे को भी एक लीगल नोटिस आया हुआ है। मेरे पास 52 ईयर्स की लेडी आई थी। जी। उन्होंने मतलब परवीन कौर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और चौथे नंबर पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है, स्टार फर्टिलिटी। जी। तो उन्होंने, वो मेरे पास आए थे, 52 ईयर्स की थी जी। वो लेडी, का एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वो और बच्चा पैदा करना चाह रही थी 52 ईयर्स पे, तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था। फिर वो जो है मेरे पास कोई कोर्ट से भी लेटर लेके आए थे, तो मैंने उनको बोला था कि एटलीस्ट मैजिस्ट्रेट लेवल की लेटर होनी चाहिए जिससे मैं ये केस कर पाऊँ। तो मैजिस्ट्रेट लेटर दे नहीं रहे थे क्योंकि हमारा कानून मना करता है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये विवाद का विषय है, ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है और ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और इस पे हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। एज अ डॉक्टर मैं कानून को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। मेरे यहाँ पे मतलब मेरा जो सेंटर है वो रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैं जो है कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो मुझे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, है ना। पर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हम उनकी बातें सुनते हैं, तो वो उनका अपना जो एक वो उनका अपना एक व्यू पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी कहती है कि मैम मेरी 52 साल 52 ईयर्स मेरी एज है, मेरे को हेल्थ रिस्क कोई नहीं है, मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, मेरे को कोई सांस नहीं फूलता, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ उतरती हूँ, मैं बच्चा बनाने के लिए फिट हूँ, अगर मेरी जान को कोई खतरा होता है तो मैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मैं ऐसी भी चिट्ठी आपको लिख के देने लग गई हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये भी ठीक है। हम जब पेशेंट की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ये जो कह रहे हैं ये इनका अधिकार है ना। जैसे बच्चे बनाना एक हमारा फंडामेंटल राइट है ना। तो 50 ईयर से ऊपर जो कानून बना है वो दो रीजंस करके बना है। जी। एक तो आई डोंट नो आपने सुना होगा, 4-5 साल पुरानी बात है, एक 72 साल की लेडी थी, ठीक है, उसने जो है 72 साल पे बेबी बनाया था। ये मैंने सुना। हाँ जी, थोड़े दिनों बाद ही उसके हस्बैंड की शायद डेथ भी हो गई थी, मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ चल रहा था। तो हमारे जो डॉक्टर फेटर्निटी है उसमें काफी डिस्कशन चल रही थी कि एक तो डॉक्टर ऐसे अनएथिकल काम करते हैं कि जिसको खुद ही सुरत नहीं है या होश नहीं है, उसके आप पहले बेबी बना देते हो। अब जब ये मदर फादर की डेथ हो जाएगी तो ये आपने ऑर्फन या अनाथ बच्चा बना दिया, कौन देखेगा इस बच्चे को एटलीस्ट नहीं तो 15-18 साल तक, जब तक वो एडल्ट नहीं होता उसको पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप इतने ओल्ड पेरेंट्स के बच्चा कर दोगे तो ये सही नहीं है ना। ऑर्फन्स बना रहे हो आप। दूसरा क्या है कि 50 ईयर्स के बाद जब लेडी बच्चा पैदा करती है तो उसकी लाइफ को रिस्क होता है। वो होता छोटी एज में भी है, जैसे 20 साल 25 साल पे भी अगर कोई, तो कहते हैं कि जैसे बच्चा पैदा करना दूसरा जन्म होता है, तो बच्चा पैदा करना है तो मदर की हेल्थ के लिए रिस्की है, मगर ये कि 50 ईयर्स के ऊपर रिस्क थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि बच्चे का पेट के अंदर कमजोर रहना, यूट्रस का ब्लड फ्लो ना दे पाना, मदर को बीपी शुगर ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना, तो डिलीवरी के बाद भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होना, मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये 50 ईयर्स से बाद ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा, हम एज ए डॉक्टर तो हमने कानून मानना, हमें कानून ने कहा नहीं करना, हमने नहीं करना। बाहर की कंट्री में जाके लोग करा रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका अपना राइट है, ठीक है ना। जिस कंट्री में लीगल है अगलों ने उधर से करा लिया, तो अब उनका राइट है। अब जब ऐसा पेशेंट, जैसे अब 52 ईयर्स का पेशेंट प्रेग्नेंट होके आ गया, जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकालना है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे सवाल जवाब होंगे कि तुमने ये जीन का ऑपरेशन क्यों किया, ये इलीगल काम था, ये हुए मगर हाँ जी। तो पर बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी को हम मना करते हैं, तो अब जैसे मेरे ऊपर इस चीज़ का केस चल रहा है कि आपने मना क्यों किया, जब पेशेंट ने आपको ये लिख के दे दिया कि मैं चाहे मर जाऊं पर मुझे बच्चा ज़रूरी है,
तो ये जो है, ये अब जो हायर लेवल पे लोग जो हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के साथ करिए, गवर्नमेंट ही बताएगी ना। ठीक है। अगर ये जो आपकी प्ली है, गवर्नमेंट का काम है लोगों की लाइफ को आसान बनाना, ठीक है ना। ठीक है। तो गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो गवर्नमेंट का काम है उसको जस्टिफाई करना। जी, तो ठीक जब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को 50 ईयर्स के बाद बेबी बनाना है, तो उसको ये प्ली जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में या गवर्नमेंट के पास लेकर जानी होगी, और ठीक वो है। जैसे बोलेंगे, अगर मान लीजिए इसमें कोई अमेंडमेंट आ जाती है, जी। जैसे लॉ में अमेंडमेंट्स बनती है ना, जी, जब जी। लोग जो है ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ सफ़र करती है, या वो बार बार गवर्नमेंट के पास इस प्रॉब्लम Changes को आते हैं। लेकर जाती है, तो गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट बना सकती है। और मेरी सजेशन है कि इसमें अमेंडमेंट बनाई जा सकती है कि पेशेंट की जो फिटनेस देखिए, समझ रहे हैं ना, 58 ईयर्स में भी अगर उन्होंने बच्चा बनाया, वो ठीक ठाक घूम रहे हैं, ठीक जी, है, बच्चा जी। पैदा भी हो गया है, शी इज़ फाइन, तो शी हैज़ प्रूवन कि हाँ, हम जो है बच्चा अगर 58 साल या 58 ईयर्स में हम बेबी फिटनेस बनाते इम्पोर्टेंस हैं, है, एज इम्पोर्टेंट नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा बना के ठीक ठाक है, हाँ। तो इसका मतलब है दूसरे लोग भी हो सकता है कि ठीक ठाक रहें। और अगर वो ये गवर्नमेंट के साथ वाद विवाद के बाद एक अमेंडमेंट ले आते हैं, जिसको हम भी वेलकम करेंगे, कि अब 72 साल पे तो ग्रॉसली गलत है ना, तो अगर वैसा भी कर रहे थे लोग, तो कानून बनाया है, तो कुछ लोगों की तो जान भी बची है इस चीज़ में। जी, जी। तो अगर उन्होंने कोई कानून बनाया है तो उसमें कुछ लॉजिक है, उसको ऐसे नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि हाँ क्यों बनाया है, ये पेशेंट की जनरल हिफाजत के लिए है। मगर अगर ऐसी अमेंडमेंट आ जाए कि आपके पास अगर 50 ईयर्स से प्लस पेशेंट आ रहा है, तो आप उसकी फिटनेस चेक करें, या उससे ये एफिडेविट लें कि मेरी जान को अगर खतरा होगा तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और कुछ लिमिट बढ़ा दें, शायद में भी 60 ईयर्स कर दें। तो ये जो है, ये तो हम भी मतलब हम, क्योंकि इस चीज़ में क्या है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमारा काम है कानून मानना, तो हम गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ में कोई वाद विवाद करने में वो नहीं रहते कि हम हमारा काम है लॉ फॉलो करना। पर जो प्रॉब्लम है हम अपना काम करते हैं, हाँ, हमें जो बोला जाता है हम करते हैं। अगर पेशेंट को है कि हाँ, जैसे अब हमारे इंडिया में लड़का लड़की चेक नहीं कर सकते, ठीक है, अब मेरे पास कई बारी हम आईवीएफ से पहले लड़का लड़की चेक नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि बच्चा क्या होने वाला है। 5 दिन के जो एम्ब्रियो हैं वो लड़के भी वैसे ही दिखते हैं, लड़की भी वैसी दिखती है, और हमें नहीं पता होता ना ही हम किसी भी साइंटिफिक, ऐसा नहीं है साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं है, पर हम किसी भी साइंटिफिक टेक्निक से चेक नहीं कर सकते। अब कई बार मेरे पास पेशेंट 2-2 घंटे आके डिस्कशन करके जाते हैं कि आप क्यों नहीं समझते जी, जी। कि लड़का पैदा करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे अगर लड़कियां होंगी, लड़कियों की शादी हो जाएगी, हम बुढ़े होंगे, हमें कौन देखेगा, आपको समझना चाहिए। तो हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये जो है, ये हमारा काम ही नहीं है ना, हमारा काम ये नहीं है, ये सरकार का काम है देखना, और सरकार हमें जैसी हदायत देगी हम वैसी करेंगे। और सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया, क्योंकि 750 लड़कियां रह गई हैं 1000 लड़कों के बदले। आप सोचो, इतनी अनइवन पॉपुलेशन है, मतलब आप 1000 लड़के देखोगे, उसके बदले में आपको 750 लड़कियां दिखेंगी, इतनी कम लड़कियां हैं पंजाब और हरियाणा में। तो इतनी अनइवन जो पॉपुलेशन है, वो गवर्नमेंट ने नहीं देखना उसकी तरफ, सोशल जो चेंज आ रहा है हमारे, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सही नहीं है, मतलब आप पहले देख लो कि लड़का है लड़के, मेरे को नहीं लगता कि इस ये गलत है। ये हाँ, बिल्कुल गलत है। जब हम उनको समझाते हैं तो वो फिर हमें कहते हैं कि आप खुद सोचो जी, है ना, कि मतलब अब देखो, पेशेंट जो है ना, पेशेंट जो है वो करना चाहता है, उसको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं डॉक्टर के पास एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ, मैं जो कहता हूँ ये वो करे, है ना, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई जान नहीं जा रही, सारा बंदा ठीक है बिल्कुल, उसने कैलकुलेटेड फैसले लेने हैं। तो पेशेंट तो अपनी प्रॉब्लम को आपके पास ऐसे ही एक्सप्रेस करेगा कि मैं जो कह रहा हूँ जी वो सुनो, मैंने पैसे खर्चने हैं। तो हम उनको हाथ जोड़ देते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आप जो ये सरकार की साथ आपकी वो है, आप गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट हमें जैसे बोलती है हम वैसे करते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो मैंने सुना है कि वो अपना एग फ्रीज या स्पर्म फ्रीज करवाते हैं कुछ, तो वो आफ्टर 30s करवा लेते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और ये क्यों करवाया जा रहा है? देखो, स्पर्म फ्रीज का तो अगर सेलिब्रिटी की बात करो आप, पर से हम सिर्फ अगर सेलिब्रिटी की बात करें, तो स्पर्म फ्रीजिंग जो है वो इसलिए भी करा देते हैं कि जिस दिन उनको बुलाते हैं हम, उस दिन वो फ्री नहीं होते। शोज़ होते हैं कईयों के, जैसे सिंगर हो गए, ये हो गए, उनके शोज़ होते हैं, इधर उधर उनको जाना होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, हम बुला लेते हैं कि आज आ जाओ जी, 8:30 बजे आ जाओ आज, है ना। तो वो जो उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आ नहीं पाते, तो वो पहले बोलते हैं कि हम अपना सैंपल फ्रीज करा देते हैं, मौके पे हो सकता है अवेलेबल ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम सोशल रीजंस करके, वो सिर्फ फीमेल में ही है,
एग फ्रीजिंग जो है वो सोशल रीजंस करके कैसे होता है कि अगर मान लो अगर हमसे पूछा जाए कि बच्चा पैदा करने की सही उम्र क्या है ना, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि 22 से 24 साल बच्चा पैदा करने की अच्छी एज है, हाँ? ओके। तो शादी कराने की एज भी हो गई यही है ना, ठीक है। 21-22 साल। ठीक तो है। किसकी शादी होती है 21-22 साल पे, आप बताइए, आज है ना? के टाइम पे तो आज बहुत के लोग टाइम कम में, हो, हाँ जी। हाँ, तो बहुत लोग आजकल कम के है। टाइम में मेरे पास जो एवरेज लोग आते हैं 30 ईयर पे शादी करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। 27 to 30 तक वो कहते हैं हमने अपना करियर बनाना ठीक है। है। अब जो ये लोग हैं, ये अगर मान लो इन्होंने अपना पार्टनर नहीं डिसाइड किया, तो जो फीमेल है उसके एग जो हैं वो धीरे धीरे करते करते वीक और ख़राब होके ख़त्म भी हो सकते हैं। 35 साल 37 साल पे हो सकता है उनके एग ही ख़त्म हो जाएं, और हो सकता है कि वो अपने एग से कभी बेबी ही ना बना पाए, जस्ट बिकॉज वो अपना करियर बनाते रहे। जैसे सेलिब्रिटीज हैं, Celebrities जो उनकी तो 40, लाइफ नहीं 35 सेट की एज होती में है, वो करते ये हैं। नहीं डिसाइड कर पाते कि मैंने शादी किससे करनी है, जी, तो जी। वो अपने एग फ्रीजिंग करा सकते हैं। अब लोगों को इसके बारे में नॉलेज है पर आधी है, ठीक है? तो मेरे पास आ जाते हैं 42-44 ईयर्स पे लोग हैं कि ओके। हमारे एग फ्रीज कर दो। हम कहते हैं अब तो खत्म हो गया काम, अब अच्छा। आपने क्या इसको फ्रीज करा कर। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो 23-24 साल से ही सोच रहे होते हैं कि हम बेबी, मतलब हम शादी कर लेंगे, हम बेबी बना लेंगे, मगर उनके कुछ सबब भी नहीं बनते और लटकता लटकता काम बहुत ही आगे तक लटक जाता है। तो वो जो है वो कहते हैं कि मैम हम पहले सोच पाते कि हमारी शादी नहीं होगी और हमें एग फ्रीज करने पड़ेंगे। तो ये जो है ये टाइमली सोचने वाली बातें हैं कि आप बट इसको, फिर इसमें मेल का कोई रोल नहीं है कि मेल चाहे 40 की मेल एज में भी अपने, कर सकता है? हाँ मेल जो है, कुदरत जो है वो मेल के ऊपर मेहरबान है, अच्छा। ठीक है? कि मेल के जो स्पर्म्स है ना वो मिलियंस में होते हैं। ओके। मिलियन समझते हो आप? समझ मिलियन of course। मतलब 6 10 के 10 ऊपर, लाख से हाँ ऊपर की हाँ। बात कर रहे तो हैं। मिलियन जो है इसका मतलब है कि अगर किसी के 20-30 मिलियन है जी। तो उसके पास जो कीटाणु है वो 10⁻⁶ है, इतने ज्यादा, है ना? ओके। तो वो जो है वो कम भी हो जाए, तो अगर मान लीजिए 0.1 मिलियन है, जी। तो साइंस ने इतनी तरक्की की है, हम मिक्स ही कर देते हैं, एक एक एग पकड़ते हैं, उसके अंदर स्पर्म डाल देते हैं, ओके। तो हमारे को 10 भी फील्ड में स्पर्म मिल जाए, हमारा केस डन हो जाता है। तो मेल को भगवान ने ज़्यादा क्वांटिटी में गैमीट्स दिए हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल के जो है वो एग्स जो हैं वो उनका नंबर लिमिटेड है, उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके एग कम होते जाते हैं। उनकी क्वालिटी भी, जैसे स्पर्म जो है वो सिर्फ अपना जीन देता है ना? ठीक है। स्पर्म बर्तन नहीं है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है, एग बर्तन है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है। एग ही फूड देगा, एग ही जो है सारे सपोर्ट करेगा। तो एग घर है एक 80% एग का रोल है, ठीक है। स्पर्म का रोल 50% जेनेटिक की तरफ से है, ठीक है। मगर बाकी का जो डेवलपमेंट का रोल है वो स्पर्म का कम है इन ठीक है। कंपैरिजन टू एग। ठीक है। तो इसलिए जो है एग्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म जो है वो थोड़े बहुत अगर उनमें कुछ होता भी है तो उनके जेनेटिक जो है वो सही रहता है, तो मेल्स को इतनी ज़रूरत नहीं होती अपने स्पर्म फ्रीज करने की। मैम जैसे आपने बताया कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं 42 की एज में भी आते हैं, 50 की एज में, कभी कोई ऐसे हाई प्रोफाइल या मिनिस्टर्स एमएलएस भी आए आपके पास कि मेरे को बेबी करना है, बट वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते होंगे? देखो एज अ डॉक्टर ना हमें ये सेलिब्रिटी कल्चर में पढ़ना नहीं चाहिए, समझते हो आप? ठीक है। ठीक है। मैं मतलब मेरे पास जब पेशेंट्स भी आते हैं थोड़े हाई फाई होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो जो हमारे पैसे हैं, हमारा जी। ओहदा है, जी। हमारी पब्लिसिटी, आप देखो मेरा ना यूट्यूब में चैनल चलता था, जी। मेरा यूट्यूब में चैनल चलता था, मेरे उसमें अच्छे व्यूज सब्सक्राइबर थे। एक दिन ना उसमें कोई सॉफ्टवेयर एरर हो गई जी। और मेरा यूट्यूब का चैनल उड़ गया, खत्म हो गया, ठीक है? ओके। फिर मुझे दोबारा से 2019 में नया Start किया दोबारा 5-7 से। साल पुराना चैनल। तो ये जो हम पब्लिसिटी, जो हम सोचते हैं ना कि पब्लिक हमारे पीछे है, सेलिब्रिटी है या कोई है, जी। ये फ्लूक है, समझते हो? ये ऐसी है बस हवा में, है ना? तो हम जो है इस सेलिब्रिटी कल्चर में नहीं पड़ते। मेरे को लगता है कि गरीब आदमी भी वीआईपी है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हफ्ता काम नहीं करेगा ना, 10 दिन काम नहीं करेगा, उसकी रोटी नहीं रुकेगी। जो गरीब पेशेंट आ रहा है हमारे पास, वो अगर मान लीजिए, तो हम डॉक्टर को तो नहीं देखना चाहिए ऐसे किसी को भी ओके। कि कोई मशहूर आ रहा है, हम बोलते हैं आम आदमी बन के रहिए, अपना इलाज कराइए, ठीक है? और रिजल्ट ऐसे देख के नहीं, रिजल्ट ऐसे देख के हो सकता है
कि सेलिब्रिटी का पॉजिटिव आ जाए, गरीब आदमी का नहीं, फेल वो हो तो जाए, of है course ना। नहीं हो सकता, कुदरत अलग चीज है। जैसे कोई मान लीजिए करोड़पति है, उसके पास भी लिवर है, उसके पास भी किडनी है, हम उसका पेट खोलेंगे वैसे की ही बच्चेदानी निकलेगी, वैसे का ही बच्चा निकलेगा। जी, और कोई पुअर है, उसके पास भी, वो तो Same है, अमीर ही है, वो तो same है। करोड़पति है, उसके पास करोड़ों के बॉडी के ऑर्गन्स है ना। तो हमें नहीं, एज अ डॉक्टर मैं आपको बता दूं, हमें रिलीजन में, अमीर गरीब में, मशहूर ना मशहूर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन में आप नहीं हमें करते। हाँ, हमारे को लगता है हमें मिलने आया, मेरी फीस भर रहा है 500 रुपये, मेरे को गरीब आदमी भी 500 रुपये दे जाता है, अमीर आदमी हो सकता है अमीर आदमी 4 लोगों से फोन करा दे और सिफारिशें लगा के वो भी ना देके जाए, है ना। कि हाँ, कम तो कर दो। हाँ जी, तो अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ है वैसे क्या आपके साथ हो कभी? जाता है कभी कभी, फोन आते हैं हमें। नहीं, ये नहीं कहते कि फीस मत लो, पर जल्दी देख लो। एक तरह से हमारे को परेशानी होती वीआईपी है। अपॉइंटमेंट ले लो, हाँ, तो लाइक दिस। वो नहीं, हम नहीं करते ऐसा। अच्छा, हम मतलब नहीं ये करते होता ऐसा। है वैसे लाइफ होता में? है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप कहीं और देख लीजिए, हम ऐसे नहीं करेंगे। डॉक्टर जब वीआईपी करने लगेगा ना, तो वो डॉक्टर नहीं रहेगा। ट्रू डॉक्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको बराबरता से देखना चाहिए, बराबरता से इलाज करना चाहिए। बट कुछ नहीं करते मैम। वो फिर देखो, हर एक का अपना पर्सनल है। मेरी जो थॉट्स हैं मैंने आपको साफ साफ बता दी, है ना। और जिसको जैसे ठीक लगता है वो करता है ना। जी, किसी जी, को बिल्कुल। किसी भी चीज़ के लिए हम, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम होता है ना, जैसे हम छोटे छोटे घरों से पैदा होके डॉक्टर बन गए, है ना। Moral तो values भी important हमें होती है। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया, है ना। तो हमारे तो मम्मी कभी हमारे साथ कभी स्कूल में पीटीएम में भी नहीं जाती थी। वो कहती थी कि हम टीचर को जाके उनको हम बायस नहीं करेंगे। तो मुझे तो याद नहीं है बचपन में कभी मेरी मम्मी कभी पीटीएम में भी गई हो, तो वो कहते थे कि आपने जो है खुद मैनेज करो, है ना। तो हमें जो यही सिखाया गया, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं ऐसे तो, पर मेरे फादर भी कभी किसी प्रोफेसर के पास या किसी के पास मेरी कभी सिफारिश, हम जो बने हमने अपने धक्के खाए, जो जैसे हमने अपनी देखा स्ट्रगल सीखा। चली आपकी एक हाँ, लाइफ। तो हमें लगता है कि हमें वही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैम, जो आईवीएफ आप करते हो तो इसमें क्या सक्सेस रेट रहता है? देखो, अगर हम सक्सेस रेट जो है ना वो केस बेस्ड होता है। हम पेशेंट को बताते हैं आपका ये केस है, आपके ये आपके, मैं आपको बता देती हूँ वैसे, अगर आप ब्रीफ में समझना चाहते हो। तो जैसे अगर मान लीजिए यंग पेशेंट है, 25 साल 26 साल का है, हस्बैंड के स्पर्म थोड़े कम है, ट्यूबें खुली हैं, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम आईवीएफ की सलाह अभी फिलहाल नहीं देते। हम कहते हैं आप 4-6 महीने हमारे पास रहें, हम आपको दवा दारू करके देखते हैं, क्या पता आप ठीक हो जाओ अगर माइल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले, तो पहला सवाल ये होता है कि पेशेंट जब आपके पास आ गया, क्या इसका आईवीएफ इंडिकेटेड है या नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, आईवीएफ इंडिकेटेड, आईवीएफ नॉट येट इंडिकेटेड, अभी नहीं है, 4-6 महीने में दिखेंगे। व्हाट इज़ द अर्जेंसी। अब कुछ पेशेंट्स यंग भी होते हैं, वो कहते हैं जी मैम मेरा हस्बैंड फौजी है, वहाँ उधर रिलेशन चला जाएगा, 2-3 साल आएगा नहीं, मेरी उम्र निकल जाएगी। तो हमें लगता है कि ये अर्जेंसी है, इसको जल्दी भी अगर पेशेंट कहता है मैंने मैम नेचुरली मेरे पास स्कोप नहीं है, तो हम उसका ऐसे टाइम भी नहीं वेस्ट करते अपनी जिद में कि नहीं है इंडिकेटेड तो मैं नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं सारा, उसका सारा सिचुएशन देखते हैं अच्छे से, पहले केस स्टडी करते हैं। फिर अगर मान लो आईवीएफ इंडिकेटेड है, हमने किया, यंग लेडी है, ठीक है, और ट्यूबें बंद है, और हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी इशू नहीं है। एएमएच एक टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि ओवरी में एग की नंबर कैसा है। तो अगर ये सारा अच्छा है तो ये पेशेंट बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। क्योंकि ट्यूबें बंद थी, हमने ट्यूबों का काम बाहर कर दिया, हो गया, ठीक है। इसके ही बदले में मान लीजिए 35 to 40 ईयर का पेशेंट है, एएमएच कम है, ट्यूबें खुली हैं, पर हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है, हम इसको समझाएंगे तुम्हारी एग क्वालिटी खराब हो सकती है, तो हम उसको एज बेस्ड रिजल्ट्स के चांसेस बता देंगे। जैसे 37 ईयर की लेडी हम बोलेंगे आपके 30% चांसेस हैं, 40 ईयर की लेडी है हम उसको बोलेंगे आपके 10 to 15% चांसेस हैं। उसके बाद है हम उनको हो सकता है 42 ईयर्स पे और भी कम चांसेस है, 45-46 ईयर्स पे हम बोल दें शायद कि आपके अपने एग से नहीं होगा। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके हम परसेंटेज चांसेस कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं क्या रीज़न है, क्यों हम आईवीएफ कर रहे हैं, शादी को कितने साल हो गए हैं, एएमएच लेवल कैसा है, उम्र कैसी है, हस्बैंड का टेस्ट कैसा है, और कुछ फाइब्रॉइड या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम ये 5-6 चीज़ें देख कर उससे उसको एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज चांसेस बताते हैं।
अच्छा, सपोज कोई पीसीओडी का प्रॉब्लम हो किसी को, या किसी तरीके की और मेडिसिन चल रही हो, तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इससे पहले कि आईवीएफ जिसने करवाना है, कि उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? तो आईवीएफ क्या है? आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को हमें बेहोश करना पड़ता है। जी तो जब हम उनको बेहोश करते हैं तो हमारे लिए वो पेशेंट बेहोशी के लिए फिट होना चाहिए, जी। ठीक है। तो उनका एक सारी बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, उनका एक जनरल हेल्थ चेकअप होता जी। है कि उनके सारे ब्लड टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि क्या ये पेशेंट फिट भी है कि जी। नहीं। तो उससे पहले मान लीजिए हमने पाया कि ये पेशेंट डायबिटिक है, मोटापे से परेशान है, इसको थायराइड है, इसको डायबिटीज़ है, जी। इसकी बीपी ज़्यादा है, जी जी तो ये सारा जो है हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जी ट्रीटमेंट जी शुरू करने से जी पहले, कि आप अपनी ट्रीटमेंट से पहले पहले ऑप्टिमाइज होइए। ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो है ना, देखो जब आईवीएफ के पेशेंट चल के आते हैं ना डॉक्टर के पास, जी जी वो बिल्कुल फिट होते हैं, बीमारी नहीं होती उनको कोई, ठीक है। बिल्कुल एन टिच पेशेंट होते हैं और ज़्यादातर। दिखने भी लगता है कि नहीं, उनको इनको तो कोई कुछ बीमारी नहीं, है। वो घर के नंबर पेशेंट बच्चे, मतलब बच्चा होने से घर में फैमिली मेंबर के नंबर बढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक है। तो जो है हमारा जो मेन पेशेंट है, जो हमारा मेन टारगेट पेशेंट है, जी उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए आईवीएफ करने से। तो उसको गेज करने से पहले हम उसके सारे जो है, उसकी सारी जो टेस्टिंग करते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि इसको कोई, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आ गया, वो कहता है कि मुझे जी एपिलेप्सी है, मुझे दौरे पड़ते हैं, ठीक है ना, तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर से उसके लिए फिटनेस लेंगे पहले कि क्या ये जो है, या कोई कहता है मेरे किडनी के टेस्ट ठीक नहीं आते, या मेरे किडनी में स्टोन है, या मेरे को कुछ भी है, कोई भी बीमारी है, तो उसको पहले हम ऑप्टिमाइज करते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के डॉक्टर से फिटनेस लेते हैं कि आप हमारे पेशेंट को फिट करके दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ से पहले पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना, वेट कम करना, अच्छा लाइफस्टाइल जो है ना, जैसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम कोई तैयारी तो नहीं करनी आईवीएफ करने से पहले, तो आजकल क्या है ना, हम जो देख रहे हैं आजकल का टाइम बहुत मुश्किल टाइम आ गया है, लोगों के पास सब कुछ है, हाँ, पर वो अपने हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है। एक्सरसाइज बाहर टाइम पे नहीं खाना, कर रहे हैं, हाँ, एक्सरसाइज नहीं अच्छी चल करते, रही है, डाइट अच्छी वो तो नहीं obvious है, है। खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है, टाइमिंग नहीं है, कोई स्ट्रेस बहुत है। आप देखो आजकल आप सड़कों पे जाते हो, मेरी तो ज़्यादा उम्र हो गई, मैं जैसे देखती हूँ 19-20 साल के लोग हैं, वो बाइक पे एक तरफ फोन लगाया हाँ, होता of course, है, ऐसे वो हमें लगता टेढ़ी है गर्दन। ये सुसाइड करने निकला घर से, हाँ, है। टेढ़ी गर्दन। तो हाँ, तो ये जो है ऐसी भी, ऐसा कौन सा काम होगा कि अगर जो रुक जाएगा अगर तुम ही नहीं रहोगे तो, है ना। तो स्ट्रेस इतनी ज़्यादा, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चा चाहिए पर हमारे पास ट्राई करने का टाइम नहीं है मैडम, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास रिलेशन बनाने का टाइम नहीं है, तो तुम हमारा बच्चा कैसे पालोगे जो हम आपको बना के देंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन जनरल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस, ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही बच्चे जो हैं वो, हाँ, बच्चे जो हैं वो तो घर में और खुशियाँ लाएंगे, उनको समय भी देना पड़ेगा, उनको अच्छा वैल्यू देने के लिए अपब्रिंगिंग भी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी समय चाहिए। तुम्हारे पास अभी समय नहीं है तो बाद में क्या करो। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको पहले कहते हैं कि पहले ना तुम अपनी लाइफ सुधारो, फिर ही तुम बच्चे डिजर्व करते हो कि तुम्हें बच्चे हम तब बना के देंगे, पहले तुम अपनी लाइफ को करेक्ट करो, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करो। मैम, जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं, क्या ये नॉर्मली होते हैं? मतलब जो हम बोलते हैं कि नेचुरल बच्चा हो रखा है और एक आईवीएफ का बच्चा है, इसमें और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती कि स्पेशल कोई किसी को डिसेबिलिटी हो जाए, या किसी को कोई और तरीके की हेल्थ फिटनेस को लेके दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाए, वो भी आईवीएफ से जो स्पेशल बच्चे हुए होते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि जो आईवीएफ के पेशेंट्स होते हैं ना, वो एक अलग टाइप की पॉपुलेशन है। ज़्यादा एज के पेशेंट हैं, दे आर नॉट नॉर्मल ना, उनके बच्चे नहीं हो रहे, दे आर एब नॉर्मल पॉपुलेशन। चाहे हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बॉडी के बाकी फंक्शंस ठीक चल रहे हैं, बट रिप्रोडक्टिव फंक्शन काम नहीं कर रहा, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो जो आईवीएफ के पेशेंट होती है वो डिफ़िकल्ट पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा एज की होती है, मोटापा भी ज़्यादा होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, ये सब प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। तो पर जनरली आम जनता में भी तो हम देखते ही हैं ना, मेलफॉर्मेशंस होती हैं। तो जनरल जो पब्लिक में मेलफॉर्मेशन रेट है 3%, ठीक है। तो आईवीएफ में होता है 4%। 1% ज़्यादा होता है। अब इसको अगर अब हमारी साइंस में जब लिखा जाता है इस चीज़ को, तो ऐसे लिखा जाता है कि 25% इंक्रीज है, समझ रहे हो ना, 3 और 4 में 25% राइज हो गया।
पर अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ देखें तो वो पेशेंट फैक्टर्स होते हैं। पेशेंट की एज ज़्यादा है, उसकी एग क्वालिटी ख़राब है, या उनको कोई और जेनेटिक प्रोपेंसिटी है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की। तो जनरली स्पीकिंग मेरे जो आईवीएफ के पेशेंट्स के बेबीज़ होते हैं जिनको हम रोज़ रोज़ देखते रहते हैं, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है। पर मैंने जो ये देखा है कि जैसे मेरे आईवीएफ के पेशेंट्स बेबी लेके आते हैं तो कई बार हम देखते हैं ना, जैसे मम्मियाँ बैठी होती हैं, बच्चे को फ़ोन पकड़ा देती हैं और बोलती हैं कि तू चुप कर जा, या आजकल जो तो फोन ही रह गया है ना बच्चों नेचुरल, को हाँ चुप जी, कराने के लिए भी। तो नेचुरली जो पर मेरे जो आईवीएफ वाले पेशेंट्स होते हैं वो हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से रखते हैं, क्योंकि Okay. उनको ये बच्चे जो है बड़ी मुश्किल से मिले होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द चाइल्ड एंड अपब्रिंगिंग, मेरे जो पेशेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं। और मेरे तो मतलब काफ़ी मेरे फैमिली रिलेशंस में भी पेशेंट्स हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरे को आके मिलते रहते हैं। बच्चों को भी मेरे से गुड़तियाँ दिलवाते हैं। गुड़ती समझते हो आप, जो बच्चा बॉर्न होता है, हाँ, बच्चा हमारे पास जाए, इनके ऊपर जाए स्पेशल। तो मैंने पता नहीं कितनी गुड़तियाँ दी हैं। वो कहते हैं कि हाँ देखो मैडम डॉक्टर बने हैं, हमारा आगे बच्चा भी डॉक्टर्स डॉक्टर बनेंगे, बने, इसको इंटेलिजेंट आप निकले। शहद पिलाओ जी। तो मैं तो देखती हूँ कि मेरे पेशेंट्स मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं। जी। ये तो होगी साइकोलॉजिकल जी, जी। डेवलपमेंट। और जो फिजिकल डेवलपमेंट है मैंने कुछ खास नहीं देखा। Okay. वो सिर्फ होता है कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो एग्जिस्ट कर सकती है, पर ऐसे मैंने कोई ग्रॉस मेलफॉर्मेशंस नहीं देखी जो सिर्फ आईवीएफ करके हो गई हैं, ऐसा नहीं होता। तो आईवीएफ में ट्विंस होना पॉसिबल है? हाँ जी, जैसे नॉर्मल लेडी को ना एक टाइम पे एक ही एग बनता है, जी। तो एक एग से एक बच्चा हो जाता है। जी। नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्विंस होते हैं, जी। पर बहुत कम इंसिडेंस है उनका, जो जी। नेचुरली ट्विंस होते हैं। जी। तो जो आईवीएफ में है उसमें तो हम बच्चे ही बना के दो रखते हैं, ओके। है ना। अब कुछ पेशेंट्स हैं जो कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की बच्चेदानी छोटी है, उम्र ज़्यादा है, या जिसके अंदर फिजिकल कैपेसिटी नहीं है ट्विंस को कैरी करने की, वो हमें ऑन रिक्वेस्ट कह देता है कि मैम दो नहीं रखने, मेडिकल रीज़न है कोई कि एक रखो। पर आप एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। मतलब तो हो सकते हैं, ट्विंस भी हो सकते दो हैं। रखेंगे तो दो के दो भी चल सकते हैं, दो में से एक भी चल सकता है। जैसे दो के कई बार दो के दो चल पड़ते हैं, बाद में जाके एक आधे की धड़कन बंद हो जाती है, तो दो के दो भी हो सकते Consequences हैं। हो सकती हैं इसकी भी। हाँ, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस देखो, अब जैसे क्या है ना, टीवी में जब हम किसी के ट्विंस देखते हैं, जी, जी। या हम किसी शादी में जाए, मान लीजिए हमने दो बच्चे देखे एक जैसे, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें पाई हुई हैं, जी। तो अच्छा तो लगता ही है। हाँ। ट्विंस तो बहुत, मुझे लगता है कि वो बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। जी। पर ट्विंस पैदा करके पालना भी एक डिफिकल्टी की बात है थोड़ी सी। टास्क है, हाँ जैसे जी, दोनों एक को एक टाइम से टाइम दो पे बच्चे, करना। दोनों बच्चों का खाना पीना नहलाना ये वो। अब छोटे में तो मुझे लगता है कि पेरेंट के ऊपर बहुत बर्डन है दो बच्चे इकट्ठे, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो इकट्ठे इकट्ठे सारे काम कर लेते हैं, जी। तो अच्छा भी रहता है। पर कुदरत के हाथ में है, हम किसी को जान के ट्विंस नहीं देते, हम दो बेबी रखते हैं क्योंकि पेशेंट प्राइवेट होते हैं, अपने पैसे खुद खर्चते हैं। दो रखो, दो में से एक चल जाए या दो के दो चल जाए, थोड़े पेशेंट के प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर हो जाते हैं। हमारी इंटेंशन ये होती है, हम किसी को जान के ट्विंस नहीं देना चाहते। पर ट्विंस वाली लेडी जो है, अब जैसे मान लो कोई लेडी है वो वर्किंग है, अगर वो सिंगल बेबी है तो वो पूरे 9 महीने हो सकता है काम पे आराम से चली जाए। ट्विंस वाली को थोड़ी थोड़ी हल्की सी दिक्कतें ज्यादा आएंगी, उल्टियाँ Starting ज्यादा phase में तो आएंगी, of हाँ, course, ब्लीडिंग पहले ज्यादा 5-7 साल तो आने होगी, वाले फिर 7-8 महीने पे सांस नहीं आती, इतना बुरा हाल हो जाता है, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, Okay. बाहर को आ जाता है। तो जो है अब मतलब उसमें कोई पेशेंट या डॉक्टर डिसाइड नहीं कर रहा, कुदरत डिसाइड कर रही है। आपने कभी किए ट्विंस, मतलब किसी के आपके पेशेंट के ट्विंस हुए हो? हाँ, ट्विंस बहुत होते हैं, आए दिन ही ट्विंस होते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये पॉसिबल, मैंने नहीं सुना बट ना इतना। हाँ, मेरे लिए ये आपसे सुनना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नहीं ट्विंस तो बहुत होते हैं, ज़्यादातर ट्विंस होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि आईवीएफ ही कराया होगा, कि आईवीएफ नेचुरली भी हो जाते हैं ट्विंस, पर उनका इंसिडेंस कम होता है। ओके, मतलब आईवीएफ से ज्यादा Chances हैं। चांसेस हो Chances जाते हैं। हैं। ठीक है, आज मेरे को ऐसा लगा कि मेरे माइंड में भी काफी मिथ्स थी, तो वो आज दूर तो हो चुकी हैं। आई होप कि लोगों की, ऑडियंस की भी ये मिथ्स दूर हुई होंगी, स्पेशली ट्विंस को लेके, कि ट्विंस करना इजी है या होते कैसे हैं, या किसी ने आईवीएफ किया है तो कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है और कितना सेफ है। सो आई विश कि लोगों को, जिनको ये चीज़ों से दिक्कत है, जो सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म हो और वो भी परिवार में हंसे खेलें, जो सबके परिवार में होता है। सो मैम, मैं चाहता हूँ कभी इन केस लाइफ में लोगों को दिक्कत हो, आप हमेशा स्टैंड लें एंड समझाएं काउंसलिंग से, जैसे आपने अभी मेरे को समझाया, एंड ऐसे ही आप लोगों को समझाते रहे। सो ये थे हमारे डॉक्टर मनदीप मैम, जो आईवीएफ के स्पेशलिस्ट हैं। या आपको किसी भी तरीके का इनसे क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और आप या तो डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हो। थैंक यू।